जैसे कि कल लोक प्रशासन वाला जो हमारा यूनिट नंबर 5 है, पेपर नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर आप 5 देखेंगे पॉलिटी वाले खंड में। ठीक है, पॉलिटी वाले खंड के पेपर नंबर सेकंड वाला और यूनिट नंबर 5, जहां पर लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो मानकर चलते हैं कि ये यूनिट आपको लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर शामिल की गई है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्रशासन शब्द के संदर्भ में कल देखा था कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका विशेषता क्या होती है, और साथ ही हमने देखा था उसका महत्व क्या होता है। सिर्फ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की थी। और जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोक प्रशासन के शब्दों की चर्चा करेंगे और किस किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले उस बिंदु को नोट कर लेते हैं कि लोक प्रशासन में हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे। तो एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे सर्वप्रथम कि लोक प्रशासन में कौन कौन से बिंदु इसमें कवर किए जाएगा। सबसे पहले जानेंगे अर्थ क्या होता है, अर्थ के बाद जानेंगे इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ देन तात्पर्य। इसी के बाद जैसे कि हमने प्रशासन की कुछ विशेषताएं देखी थी, तो यहाँ पर भी वही देखेंगे, लोक प्रशासन की विशेषताएं। लोक प्रशासन की विशेषता के उपरांत इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति की चर्चा करेंगे। प्रकृति के बाद अगला बिंदु होगा पांचवें बिंदु के रूप में, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र। ठीक है, दृष्टिकोण के आधार पर यह देखा जाएगा कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्षेत्र के उपरांत महत्व की चर्चा की जाएगी। क्लियर है, महत्व की चर्चा। और कुछ ऐड हुए हैं तो सर रुकिएगा, आप लोग बोलते भी नहीं है। महत्व के उपरांत हम देखेंगे, राजीव बताइएगा, कभी कोई नया जुड़ जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा थोड़ा। महत्व के बाद इसकी कुछ सीमाएं भी देखें, लेकिन सीमा का अपना अंतिम टॉपिक रहेगा। तो मेन बिंदु आप सिलेबस में जब देखेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ, विशेषता, प्रकृति और महत्व, किन किन बिंदुओं की चर्चा है। अर्थ की चर्चा की गई है, विशेषता की बात कही गई है, प्रकृति की बात की गई है और महत्व की। जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे तात्पर्य का मतलब भी समझेंगे, इसके क्षेत्र कौन कौन से वो जानेंगे, और अंत में हम सीमाओं की चर्चा करेंगे। सीमाएं, बाउंडेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो ये प्रमुख बिंदु रहेंगे हमारे लोक प्रशासन के टॉपिक के अंतर्गत। आज की क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम पहुंच जाएं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास को लंबा भी नहीं खींचेंगे, 40 मिनट का समथिंग क्लास को रखेंगे और इस दौरान हम कहाँ तक पहुंचते हैं वहां तक इसकी चर्चा करेंगे। तो चलते बिना समय को जो है कि लोक प्रशासन का अर्थ। सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ को जानने से पहले एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, जिनका नाम है, कल भी चर्चा किए थे, वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, लोक प्रशासन के जनक। क्लियर है, तो लोक प्रशासन के जब जनक इन्हीं को कहा जा रहा है, तो इन्होंने भी परिभाषा तो दी होगी। आखिर किस रूप में लोक प्रशासन की वुडरो विल्सन ने परिभाषा दी है और क्यों आखिर इनको फिर कहा गया कि लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। क्लियर है, तो इन्होंने सर्वप्रथम ये बतलाया कि लोक प्रशासन किस रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो वुडरो विल्सन ने कहा, आप लोग उस चीज को भी नोट कर सकते हैं, मैं डिक्टेट करूंगा और आप लिख सकते हैं, मैं बोर्ड पे भी उस चीज को लिख दूंगा। ठीक है, तो वुडरो विल्सन ने कहा कि कानूनों को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना। किसको? कानून को। इन्होंने प्रशासन को परिभाषित कर रहे कौन? वुडरो विल्सन। इन्होंने कहा कि कानूनों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना कह सकते हैं हम लोग कि कानून को विस्तृत रूप से या फिर क्रमबद्ध। यहाँ पे शब्द का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जब क्षेत्र की चर्चा करेंगे, क्षेत्र में वुडरो विल्सन की बात होगी, क्योंकि वुडरो विल्सन लोक प्रशासन को विज्ञान मानता है। क्या मानता है? विज्ञान। और विज्ञान आप जानते हैं विज्ञान कैसे कहा जाता है, जिसमें एक सिस्टमेटिक स्टडी हो। तो सिस्टमेटिक स्टडी की बात कही तो इनकी परिभाषा में वो शब्द शामिल है, क्योंकि इन्होंने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है। विस्तार से हम चर्चा कहाँ करेंगे? क्षेत्र की जब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ वुडरो विल्सन ने किस रूप में लोक प्रशासन को परिभाषित किया, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना ही आपका लोक प्रशासन है। क्रमबद्ध रूप से क्या करना? क्रियान्वित। क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना ही आपका लोक प्रशासन है।
तो एक तो ये डेफिनेशन, अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर लोक प्रशासन क्या है और कंफर्म है नया सिलेबस एड हुआ, तो मुझे जहां तक लग रहा है जो मेंस होगा लोक प्रशासन की डेफिनेशन होगी 3 मार्कर में। ठीक है, हो सकता है, संभावना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, पेपर देखा नहीं है किसी ने भी बना है या नहीं बना है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो ये कंफर्म है कि अगर लोक प्रशासन की शब्दावली को लेकर 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे, पर किसका नाम लेते हुए, वुडरो विल्सन का। तो लिखेंगे वुडरो विल्सन के अनुसार कानून को विस्तृत या क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन कहलाता है, अर्थात ये वुडरो विल्सन ही लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। इतनी बात लिखेंगे आप, फैक्ट उनको मिल जाएंगे, दिमाग आपको तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो इस रूप में हमने परिभाषित कर दिया। अब दूसरे रूप में इसको परिभाषित करना है तो किस रूप में परिभाषित करेंगे लोक प्रशासन को। अब ये तो हमने क्या बताया, लोक प्रशासन का तात्पर्य बताया, ध्यान रखिएगा, परिभाषा देना, परिभाषा का मतलब ही क्या हो गया, आपने उसका तात्पर्य बता दिया कि लोक प्रशासन आखिर क्या बतलाना चाह रहा है, तात्पर्य क्या है उसका, तो उसका तात्पर्य कि कानून को विस्तृत या क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना लोक प्रशासन का तात्पर्य होगा। अब अर्थ के आधार पर इसको परिभाषित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, अगर छूट जाता है तो वीडियो देखिएगा फिर यूट्यूब पर। ठीक है, अब जब अर्थ की बात की जा रही है तो अर्थ की क्या विशेषता होती है, इसको 2 भागों में तोड़ना। लोक प्रशासन को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, लोक प्लस प्रशासन। लोक का मतलब क्या होगा, जनता, जनता कहिए या नागरिक, जनता कह सकते हैं या फिर नागरिक कह सकते हैं। और प्रशासन क्या है, कल पढ़ रहे थे हम प्रशासन, तो किसे कहा जाएगा प्रशासन, कार्यों को क्रियान्वित करना, कार्यों को क्रियान्वित करना, लेकिन किस अंदाज में, जन कल्याणकारी के रूप में, या जन कल्याणकारी भावना होना चाहिए, उस रूप में कार्यों को अंजाम देना या कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन करना। ये लिख सकते हैं कि जहां लोक का अर्थ जनता और नागरिक होता तो वही प्रशासन का अर्थ कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन। क्लियर है? कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन करना ही क्या कहलाएगा आपका प्रशासन, जबकि लोक का मतलब जनता या नागरिक। अब ये क्या परिभाषा संपूर्ण हो गई, सिर्फ हमने अलग अलग करके 2 अर्थ बता दिए कि जहां लोक का अर्थ जनता हो रहा है तो वहीं प्रशासन का अर्थ कार्यों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करना। अब इसको मर्ज करते हैं, अर्थात ऐसे ही लिखना आपको कि लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा प्रशासन। जहां लोक का अर्थ जनता या नागरिक होता है तो वहीं प्रशासन का अर्थ कार्यों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना होता है। क्लियर हुआ? अब इसको परिभाषित करना फिर आगे कैसे बोलेंगे, अर्थात जनता के लिए जन कल्याणकारी भावना से युक्त होकर कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। क्लियर हुआ? ये बहुत शानदार परिभाषा हो सकती है, पर कैसे लोक प्रशासन का अर्थ ऐसे करके अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ये बात नहीं है कि अगर सिंपल लोक प्रशासन लिखा हुआ है 3 मार्कर में तो कौन सी परिभाषा लिखे, तो आपके पास विकल्प रहेंगे, आपको ये अच्छी लगती है तो ये लिखिएगा, नहीं तो वुडरो विल्सन की बात लिखिएगा, क्योंकि दोनों जगह कोई अंतर नहीं मिलेगा, दोनों परिभाषा सही है अपनी अपनी जगह। लेकिन जब शब्दों का हेरफेर है, अगर अर्थ पूछा जा रहा है तब आपको ये डेफिनेशन देना है, तात्पर्य या परिभाषा पूछी जा रही है तो आपको वुडरो विल्सन की बात याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? तो एक बार और देख लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा, आप अगर लिख सके तो लिख भी लीजिएगा कि लोक प्रशासन को कैसे परिभाषित करना है। कि लोक प्रशासन, लोक और प्रशासन 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है। जहां लोक का अर्थ जनता या नागरिक होता है तो वहीं प्रशासन का अर्थ कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन करना होता है, अर्थात जनता के लिए जन कल्याणकारी भावना से युक्त होकर कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन करना ही आपका लोक प्रशासन कहलाता है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। एक बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे, बाकी अगर जिनको समझ में ना आए तो वो मुझे दोबारा बोल सकते हैं कि सर एक बार और बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं समझ मानकर चलूंगा कि सभी को समझ में आ रहा है। क्लियर है? चलिए, अब हम कौन कौन से चरण पूरे कर चुके, अर्थ देख लिया है और तात्पर्य देख लिया है। अब सीधी बात करेंगे कहाँ की, विशेषता को लेकर। अब विशेषता को लेकर अगर जिन्होंने कल की क्लास ली होगी उनके लिए यहाँ की विशेषता बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, और आखिरी में आपका एक काम रहेगा, ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रशासन कल समझ लिया है, मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आज जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने प्रशासन वाली लेक्चर ले चुके हैं, मैं ये मानकर चलूंगा। ठीक है, आपने नहीं लिया तो आपके मिस्टेक है। तो प्रशासन की क्लास आप ले चुके होंगे, लोक प्रशासन का आज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि लोक प्रशासन और प्रशासन में क्या अंतर संबंध है, या फिर दोनों में क्या तुलनात्मक अंतर करना कि दोनों में अंतर क्या है।
ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशासन और लोक प्रशासन में मूल अंतर क्या है, क्या आपका काम रहेगा। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा विशेषता को लेकर, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैसे कि हमने कल प्रशासन की पहली विशेषता देखी थी, और पहली विशेषता में हमने देखा था कि नीति निर्माण में कैसी भूमिका होगी, सहयोगात्मक भूमिका होगी या फिर नीतियों के क्रियान्वयन में उसके प्रमुख भूमिका होगी। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, प्रशासन की पहली विशेषता या लोक प्रशासन की पहली विशेषता। लेकिन हम उस विशेषता नीति निर्माण में आने से पहले एक बात और चर्चा कर लेते हैं, जहां प्रशासन निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रशासन मैंने कहा था कि आपके घर का भी प्रशासन होता है, घर का भी प्रशासन होता है और सरकार का भी प्रशासन होता है। तो प्रशासन तो दोनों का हो सकता है, लेकिन जब लोक प्रशासन की बात की जाती है, लोक शब्द जहां पे भी आता है तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा है, सरकारी प्रशासन, केवल सरकारी प्रशासन। तो पहली विशेषता क्या कोट करेंगे हम, लोक प्रशासन एक प्रकार का सरकारी प्रशासन, केवल सरकारी प्रशासन। क्लियर है? दूसरा बिंदु हो जाएगा कि नीति निर्माण में सहयोग, नीति निर्माण में सहयोग, नीति निर्माण में सहयोग प्लस अगर बात करें नीति निर्माण के क्रियान्वयन में भी सहयोग या क्रियान्वयन में भूमिका। क्रियान्वयन का हिंदी मतलब और अच्छे से समझे, क्योंकि क्रियान्वयन किसी को भारी शब्द लग रहा हो तो ये समझ लीजिए, क्रियान्वयन का मतलब लागू करना, ठीक है, उसको इम्प्लीकेट करना, ठीक है। क्रियान्वयन में भूमिका, ये सब क्या हो रही है, विशेषता देख रहे हैं। पहले विशेषता सरकारी प्रशासन के रूप में होता है, यहां से लिख सकते हैं सरकारी प्रशासन के रूप में, वो क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा नीति निर्माण में सहयोग या फिर क्रियान्वयन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तीसरा बिंदु, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये शब्द आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी ने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा एकदम बेसिक चीज देखेंगे। अगर नया शब्द आएगा पॉलिटी से संबंधित तो उसकी चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर बात की जाती है कि ये जो लोक प्रशासन होता है ये स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। क्या कहा मैंने, स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। पहले तो कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका वही होती है जो आपको जो कानून बनाती है, विधायिका के द्वारा निर्मित कानून को क्रियान्वित करने का काम होता है कार्यपालिका का। लेकिन इस कार्यपालिका में अगर अच्छे से देखें, हम अच्छे डेप्थ में जाकर देखें तो कार्यपालिका कौन सा रूप इसको इम्प्लीकेट करता है या क्रियान्वित करता है, वो तो आपका स्थायी कार्यपालिका। जैसे कि आप आईएएस बन जाएंगे, आप डीसी बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, नायब तहसीलदार बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे, किसी भी विभाग के प्रमुख अधिकारी बन जाएंगे, तो आप कौन से विभाग में, किस सेवा में जा रहे हैं, एक स्थायी सेवा में जा रहे हैं। और स्थायी सेवा में जाकर जो सरकार जो नीतियां बनाती है, जो कानून बनाती है, जो परियोजना बनाती है, जो कार्यक्रम निर्धारित करती है, उसको आप क्या करते हैं, इम्प्लीकेट करते हैं। तो आप लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। स्थायी रूप से कार्य करने वाली कार्यपालिका जो प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करते हैं स्थायी रूप से, जिनकी एक फिक्स अवधि, फिक्स मतलब एक टेन्योर होता है पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल जैसे कि सरकार का निर्वाचन और 5 साल के बाद तुरंत बदल जाता है, ऐसा नहीं। एक अंतिम आयु निर्धारित रहती है कि इस आयु तक आपको सेवा देनी होगी, जो कि स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जिस भी सेवा में नियुक्त होंगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस कार्यपालिका में जाना चाह रहे हैं आप, स्थायी कार्यपालिका में। फिर बाद में वो खैर अलग बात है, जब स्थायी कार्यपालिका में चले जाएंगे, 2-4 साल काम करें या 4-5 साल काम करेंगे, सोचे आप राजनीति में चले जाते हैं, फिर आप किस में चले जाएंगे, स्थायी कार्यपालिका से हो सकता है आपको अच्छा अवसर मिले तो आप स्थायी से अस्थायी कार्यपालिका में चले जाएंगे, अगर पैसा कमाना उद्देश्य है तो, ठीक है। और जनता की सेवा करना उद्देश्य है तो यहीं पर रहिएगा, ठीक है। और ये नहीं कहूंगा मैं कि जनता की सेवा ही करनी है तो यहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए रहता है, ठीक है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप कहाँ जाना है, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आप कि वहां जाकर आप जनता की सेवा करेंगे, घर पे रहकर नहीं कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है उसके लिए, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बनेगा आपके पास, तो प्लेटफॉर्म रहेगा तो फिर आप कार्य को अंजाम अच्छे से दे सकते हैं, जनता आपकी सुनेगी, ठीक है। बिना कोई नहीं सुनता है, ऐसा करके भी नहीं सुनते तो फिर बाहर वाले कैसे सुनते, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख बिंदु विशेषता के, और बिंदु की चर्चा करते हैं। प्रशासनिक तंत्र का होना इसमें महत्वपूर्ण होता है, प्रशासनिक तंत्र, एक सिस्टम तो होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, प्रशासनिक तंत्र का होना अनिवार्य।
मैं मान के चौथा बिंदु है, पांचवा नहीं है, ठीक है। ये 4 बिंदु आपने नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रफ करूंगा, पांचवा बिंदु ऊपर से फिर से लिखना शुरू करेंगे। चारों बिंदु को आप देख लीजिएगा और चौथा बिंदु नोट कर लीजिए। प्रशासनिक तंत्र का होना इसका एक महत्वपूर्ण या अनिवार्य घटक माना जाता है विशेषता के अंतर्गत। फिर हम पांचवी बात करते हैं, पांचवी विशेषता के रूप में, उसमें कहेंगे कि अधिकारियों के कार्यों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। पता चला कि पटवारी तो बना दिया लेकिन उनको ये नहीं पता करना क्या, ठीक है। किसी को नायब तहसीलदार तो बना दिया लेकिन करना क्या ये नहीं पता, ठीक है। तो जो भी अधिकारी बनते हैं तो अधिकारियों के कार्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अधिकारियों, अधिकारी कह सकते हैं या कर्मचारी। चार्जिंग लगा लेते हैं, मैं लैपटॉप आदेश हो रहा है, चार्जिंग को भूल गया, 1 मिनट हर किसी को, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? कोई कुछ पूछ रहा था, जरा पूछिए। सर वो चौथा वाला पॉइंट समझ नहीं आया, प्रशासनिक तंत्र। प्रशासनिक तंत्र, अरे एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम नहीं जानते आप, कोई भी कार्य करना तो सिस्टम तो होना चाहिए। पता चला कि बस एक व्यक्ति पूरा काम कर रहा है, एक सिस्टम तंत्र तो होना चाहिए किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप। प्रशासनिक तंत्र का मतलब प्रशासनिक तंत्र का एक ही अधिकारी नहीं है, उसके नीचे भी कुछ अधिकारी होना चाहिए। बॉटम टॉप या अप टू बॉटम, अनेक स्तर पर ये अधिकारी होना चाहिए कि वो अपने निर्देश को दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, ऐसे करके एक सिस्टम बनना चाहिए। तब कार्यों को सही से अंजाम दिया जा सकता है। अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो वाले सिस्टम की बात की जा रही है। अधिकारियों या फिर कर्मचारियों, अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के कार्यों का स्पष्टीकरण, ठीक है। जो भी अधिकारी होंगे या फिर कर्मचारी होंगे, उनके कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण होना चाहिए कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य इनको दिया गया, क्या वही कार्य कर रहे हैं। तो उनकी निगरानी के लिए भी फिर किया जाता है सभी कार्य की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सर, अधिकारियों और कर्मचारियों का अगर उनके कार्यों का वर्गीकरण हो रहा तो ये भी लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, ठीक है। और छठी विशेषता के रूप में आपको मेन 5 विशेषता तो रट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 विशेषता तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन अन्य विशेषता की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि नियमों के अनुरूप कार्य करना। मैसेज कोई कर रहे हैं क्या? देखिए एक सेकंड, अगली विशेषता, छठी विशेषता के रूप में मैंने कहा कि नियमों के अनुरूप कार्य का निर्देशन या संचालन। जैसे इसी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं आप कि नियमों के अनुरूप कार्यों का, ठीक है, नियमों के अनुरूप कार्यों का निर्देशन या संचालन, या तो संचालन लिख सकते हैं सीधा, संचालन। नियम के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। पता चला कुछ नियम तो कुछ बना रखा, कार्य कुछ और कर रहे हैं। तो नियम के अनुरूप जो सरकार ने या फिर विधायिका ने जो नियम बना रखे हैं, उसी नियम के अनुरूप कार्य को अंजाम देना होगा। ये भी किसकी विशेषता होती है? लोक प्रशासन की। तो साधारण विशेषता आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब आखिरी 7वीं विशेषता के रूप में हम देखेंगे कि लोक प्रशासन समाज सेवकों का अगर उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना। लोक प्रशासन का होता ही है उद्देश्य। अगर समाज सेवा करना उद्देश्य है तो इनको निजी समूह से भी जुड़ना होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्व सहायता समूह, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग कार्य कर रहे हैं तो उससे जुड़ेंगे नहीं, उनसे भी इनकी मिली भगत होती है, ठीक है। उनसे भी ये मदद लेते तब जाकर सामाजिक कार्य को ये एक कारगर साबित करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लोक प्रशासक समाज सेवकों के उद्देश्य, समाज सेवा के उद्देश्य से अगर लोक प्रशासक है, लोक प्रशासक, अच्छा लोक प्रशासक किसे कहेंगे? जो लोक प्रशासन का कार्य करेंगे। तो लोक प्रशासन का कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? लोक प्रशासक, सिविल सर्वेंट। जैसे लोक सेवक होता है, लोक सेवक भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, लोक सेवक, जो कि आप बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो कब बनेंगे? जब ये पढ़ रहे हैं, जो समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। तो लोक प्रशासक या लोक सेवक, अगर इनका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा,
समाज सेवा उद्देश्य है। तो इनको मदद किनकी लेनी पड़ सकती है, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पर, इनको निजी समूहों की मदद, निजी समूह की मदद लेना पड़ेगी। किसको? लोक प्रशासक या लोक सेवक को, यदि उन्हें समाज सेवा के उद्देश्य से कार्य करना है। मतलब ये अनिवार्य नहीं है, हम विशेषता के तौर पर चर्चा करें, जरूरी नहीं कि लेना ही पड़े। अगर उनको लगता है तो निजी समूह की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये समूह क्या होते हैं, ध्यान रखिए, समूह उसी को कहा जाता है जिसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य समान हो। क्या कहा मैंने? समूह उसी को कहा जाता है जिसमें शामिल सभी व्यक्तियों का उद्देश्य समान हो। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति तो एक करना है, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, कुछ दूसरे तरीके से उद्देश्य प्राप्त करना चाहे, कोई तीसरे तरीके से करना चाह रहा है। तो उद्देश्य एक समान होगा सभी समूह में शामिल सभी व्यक्तियों का, तो उसे समूह कहा जाता है। तो इनको वहां समाज का पता होगा कि समाज में आवश्यकता क्या हो रही है, तो समाज की आवश्यकता के अनुरूप अगर काम ये क्या करना चाह रहे लोक प्रशासक, समाज की सेवा करना, तो समाज की सेवा करना चाह रहे हैं तो निजी समूह से वो मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रमुख विशेषता की हमने चर्चा की है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई सा बिंदु अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब अगली चर्चा करेंगे हम लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर। ठीक है, आखिर लोक प्रशासन की प्रकृति किस रूप की? प्रकृति, इसका मतलब इसका नेचर जानेंगे कि आखिर लोक प्रशासन का नेचर कैसा है। नेचर इसका 2 रूप में देखेंगे। कहने का मतलब है कि हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि वुडरो विल्सन जो कि लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन एक आर्ट है, आर्ट मतलब कला है, कुछ लोग कहते हैं कि यह एकीकृत दृष्टिकोण है, कुछ कहते हैं कि यह संकुचित दृष्टिकोण है। तो ऐसे कुछ विचारधाराओं को लेकर इसकी प्रकृति को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रवचन चल रहा है? आ रहा है सर। उमाकांत जी, आपको समझ में आ रहा है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आना चाहिए। अगली बार मतलब पीएम आप या डीसी आप ही होना चाहिए, आप ही मतलब जो भी आप। अरे सर, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद तो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, बस ये है कि जो वर्क दिया जाएगा उसको टाइम पर करिएगा, नहीं तो यहाँ से सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है जी सर, तो वर्क टाइम पर होना चाहिए। अभी आज आपको कल तो नहीं दिया था, क्योंकि कल तो शुरुआत हुई थी, कल ही देते तो आज आते नहीं आपको। ठीक है, तो वर्क दिया जाएगा, वर्क रहेगा। इस क्लास को ऐसा ही लगना चाहिए आप लोगों की लाइव चल रही है। ठीक है, लाइव का मतलब एकदम ऑफलाइन टाइप चल रही है। प्रकृति जानेंगे। प्रकृति को हम इसको 2 वर्गों में बांट लेते हैं। प्रकृति का मतलब पहले ही बता देते हैं कि लोक प्रशासन क्या होता है। ये ऐसा विषय है, ऐसा ये कैसा विषय है? गतिशील विषय। गतिशील का मतलब इसका नेचर चेंज होता रहता है। कभी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, कभी कार्यों के संकुचन के कार्यों के संयुग्मन, जिसे हम कहेंगे एकीकृत। कई कार्यों को सबको एक जगह मिला दिया जाता है, या तो उस रूप में कार्य करेगा, या फिर यह संकीर्ण रूप से काम करेगा, या फिर ये आर्ट के रूप में काम करेगा, या विज्ञान के रूप में काम करेगा। तो यह कैसा विषय है? गतिशील विषय। ये एक रूप नहीं है, इसकी प्रकृति एक नहीं है। ठीक है, या हम कह सकते हैं लोक प्रशासन का स्वरूप एक जैसा नहीं है। तो उसी प्रकृति का मतलब देख रहे हैं हम कि लोक प्रशासन जब गतिशील विषय है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। इसकी प्रकृति बदलती रहती है। जब प्रकृति बदलती रहती है तो इसे हम कुछ दृष्टिकोण में वर्गीकृत करेंगे। पहले दृष्टिकोण के रूप में कहेंगे हम कि एकीकृत एवं प्रबंधन दृष्टिकोण। या तो ये हो सकता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी हो, या तो एकीकृत हो सकती है, या मैनेजमेंट के रूप में हो सकती है। एक दूसरे वर्ग में हम वर्गीकृत करेंगे जहां पर हम कहेंगे कि लोक प्रशासन या तो ये आर्ट है, जिसे हम कला कहेंगे, या तो कला के रूप में है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये किस रूप में है? ये साइंस है। साइंस तो हम कहेंगे इसको विज्ञान। तो या तो लोक प्रशासन कला के रूप में या फिर विज्ञान के रूप में, आखिर है किस रूप में? लेकिन अगर वास्तविकता कहे जाए
तो इसकी प्रकृति निर्धारित नहीं है, क्योंकि कहा क्या गया है, चेंजेबल। प्रकृति चेंज होती रहती है, तो एक कॉन्सेप्ट तो आधार, एक को आधार मानकर तो आप टिके नहीं रह सकते कि लोक प्रशासन की प्रकृति किसकी। हम विभिन्न विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। शायद रुक नहीं जाए वीडियो, यही मैसेज आता है हर बार जब वीडियो रुक जाता है। ज्वाइन किया है, अब देखते हैं हम एकीकृत का मतलब क्या है और प्रबंधन दृष्टिकोण का मतलब क्या है। पहले आप सुनिएगा अच्छे से, फिर मैं बोर्ड पर उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब क्या है? एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब है कि इसके अंतर्गत किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ध्यान रखना हम एक शब्द का बहुत प्रयोग कर रहे, कल से आप सुन रहे होंगे, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना। मतलब उद्देश्य रहेगा उसके लिए कार्य करना, वही तो आपका लोक प्रशासन है। उद्देश्य बना लेना चाहिए पहले, उसके बाद उसके अनुरूप कार्य को अंजाम देना चाहिए, वही प्रशासन है। तो यहाँ पे भी हर बार इस शब्द का प्रयोग होगा तो रट जाना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या बोल देंगे हम कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, एकीकृत दृष्टिकोण। इनको भी वर्गीकृत कर सकते हैं आप लोग, दो रूप में बांट लीजिए, एक हो जाएगा आपका एकीकृत और एक हो जाएगा आपका प्रबंधन वाला। तो एकीकृत दृष्टिकोण में क्या बात की जा रही है? एकीकृत दृष्टिकोण में कहा जा रहा है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का एकीकृत रूप। मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पे, उद्देश्य को प्राप्त करना है, उसके लिए कई कार्य किए जाएंगे, तो उन सभी कार्यों या उन सभी क्रियाओं का समग्रीकरण, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्रियाओं का समग्रीकरण। किसके लिए? उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और ये कौन सा उद्देश्य, कोई निश्चित उद्देश्य बनाएंगे पहले, उस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि क्रियाओं का समग्रीकरण करते हैं, जो भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी हमें पूरा संपादित करने के लिए जो भी कार्य की आवश्यकता है, जो भी क्रियाएं करेंगे, उसका यदि हम समग्रीकरण कर देते हैं तो हम कहेंगे कि यह एकीकृत दृष्टिकोण है। क्लियर है? एकीकृत दृष्टिकोण, जैसे कि हमने कहा कि कोई संदेशवाहक होगा, कोई व्यक्ति संदेशवाहक के रूप में होंगे, कुछ लोग सफाई कर्मचारी के रूप में होंगे, कुछ चौकीदार होंगे। तो इन सभी छोटे वर्ग से लेकर, छोटे वर्ग मतलब सभी पद अपनी जगह, सभी कुछ वर्ग मतलब वजूद होता है सभी का, लेकिन हम एक समझने के लिए मान सकते हैं कि छोटे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक इन सभी को क्या कर देना, समग्रीकरण कर देना। कर्मचारी, नीचे कर्मचारी स्तर से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक के कार्यों का क्या कर देना है, उन सभी क्रियाओं का समग्रीकरण कर देंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा लोक प्रशासन, एकीकृत प्रकार का लोक प्रशासन कहा जाएगा। तो आप एक हेडिंग डालिएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि टेक्स्ट के फॉर्म में होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, एकीकृत दृष्टिकोण, हेडिंग डालिएगा आप लोग, एकीकृत दृष्टिकोण, और उसमें मैं जो कह रहा हूं वो बात लिखिएगा। ठीक है, बोले? हाँ राजीव, बोले हम? यस सर। लिखिएगा, एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का, संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्रीकरण के योग को, समग्रीकरण के योग को लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। सर क्रियाओं के बाद बोलिए। क्रियाओं का योग, सम, ठीक है, समग्रीकरण ऐसे लिखना आपको, की जाने वाली क्रियाओं। सर रिपीट कर दीजिएगा पूरा। ओके, एक बार सुनिएगा पूरा। इसके अंतर्गत मतलब किसके अंतर्गत, एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं को, क्रियाओं के समग्रीकरण के योग, क्रियाओं के समग्रीकरण के योग को, क्रियाओं के समग्रीकरण के योग को लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रबंधन दृष्टिकोण। अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल कोड करना चाह रहे तो कोड कर सकते, एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये टॉपिक ऐसा है, यहाँ पे आपको उदाहरण देना पड़ेंगे। जैसे एथिक्स वाला पोर्शन होता है, एथिक्स में आप कुछ भी परिभाषा देंगे उसमें कुछ एग्जाम्पल बताना होता है। सर यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा पहले इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, संदेशवाहक लिखिएगा, संदेशवाहक कोमा सफाई कर्मचारी, संदेशवाहक कोमा सफाई कर्मचारी कोमा चौकीदार से लेकर उच्च अधिकारियों तक के संपूर्ण कार्य, उच्च अधिकारियों तक के संपूर्ण कार्य और फुल स्टॉप। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका, प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत। ठीक है, प्रबंधन दृष्टिकोण में अगर की पॉइंट लिखे, लोक प्रशासन का प्रबंधन दृष्टिकोण प्रबंधकीय कार्यों से जुड़ा हुआ है, प्रबंधकीय कार्यों से जुड़ा है। ठीक है, प्रबंधन दृष्टिकोण की बात करें कि लोक प्रशासन की प्रकृति यदि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुरूप है तो वहां पर बात किसकी की जाएगी, प्रबंधकीय कार्यों की, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग डालिएगा, ऐसे की पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर अगला हेडिंग बनाइएगा प्रबंधकीय दृष्टिकोण, उसमें कुछ बातें लिखिएगा। फिर प्रबंधकीय दृष्टिकोण में लिखिएगा वे प्रक्रियाएं या वे क्रियाएं जिनका संबंध, अब क्रिया कौन सी, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो सभी क्रियाएं। ठीक है, ये बार बार वर्ड बोल नहीं पाएगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सी क्रिया है, तो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य। तो लिखिएगा वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रबंधकीय कार्यों से होता है, उसे लोक प्रशासन का प्रबंधन दृष्टिकोण कहा जाता है। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रबंधकीय कार्यों से जुड़ा होता है उन्हें लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। इसमें इसका समर्थक जो हम कल एक नाम याद किए थे, याद होता आपको, साइमन इसके समर्थक तो आप याद रखिएगा, साइमन। सर इसका एग्जांपल, हाँ इसका एग्जांपल लिखवा देंगे, प्रबंधन मैनेजमेंट करना है कार्यों का, इसमें एग्जांपल कैसे लिखेंगे, इनके कार्यों का दिखा है यहाँ पे, कार्य जो होते हैं उसका एकीकृत रूप बता दिया। अब वो कार्यों का अगर सही से प्रबंधन करेंगे तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल, वैसे इसमें एग्जांपल कोट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्यों का बता दिया, कार्यों का एकीकृत रूप बताना था, तो सभी का कार्य को जोड़ दिया। अब सभी के प्रबंधन को जोड़ तो नहीं दिया जाएगा, अब सभी अपने अपने स्तर पर जो कार्य को अंजाम देने के लिए जैसा मैनेजमेंट बनाएंगे तो उसके अनुरूप हम देख देंगे। जैसे कि हमें जैसे किसी का खेत का बंटवारा करवाना है, ठीक है, तो वहां पर कलेक्टर तो अपने आएंगे, सीधा पटवारी का काम होगा। अब पटवारी चौकीदार के माध्यम से कार्य करवा लेगा, तो चौकीदार और पटवारी दोनों मिलकर एक मैनेजमेंट बनाएगा कि ऐसा ऐसा ये चीजें लेके आनी है, ऐसे ऐसे नाप तोल करना आपको। अगर वो क्या बोलते हैं उसको, चेन को कुछ बोलते हैं शायद पटवारी, वो जो चौकीदार रखता है उसको खेत को मापने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने मैनेजमेंट कर लिया कि ऐसा ऐसा काम करना है। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए प्रबंधन अलग अलग हो सकता है। विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को करना है और कार्य के प्रबंधन की भी आवश्यकता अगर पड़ी है तो प्रबंधन तो किया जाएगा। तो लोक प्रशासन के उस प्रबंधी, इसलिए तो मैंने कहा था कि प्रशासन की प्रकृति एक जैसी नहीं है, कार्य का एकीकृत हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा आपका। ठीक है, तो इसके समर्थक में नाम लिख दीजिएगा कि प्रबंधन दृष्टिकोण के समर्थक साइमन। ठीक है, अब हम अगली चर्चा करेंगे कि आखिर ये लोक प्रशासन को कला माना जाए या विज्ञान माना जाए। कुछ लोग मानते, हाँ जी,